अब आते हैं दूसरी बात में। चलिए, अब एक ऐसी खबर, ट्रेन से लाइव देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब एक ऐसी खबर जिसको कि सुनकर एकदम से आपकी नींद उड़ जाएगी, और इस खबर को हम लगातार बार बार कहते आ रहे हैं। अब आज रक्षा मंत्री ने आज डंके की चोट पर कह दिया, और क्या कह दिया जरा देखिए। राजनाथ सिंह बोले, सीमाओं पर परिस्थितियां बेहद अस्थिर, सेनाएं शॉर्ट नोटिस पर जवाबी कार्रवाई के लिए रहें तैयार। लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या चल रहा है बॉर्डर पर, क्या चल रहा है। पहली बार रक्षा मंत्री खुलकर बोले, कहते सीमाओं पर जो परिस्थितियां हैं वो बेहद अस्थिर हैं और शॉर्ट नोटिस पर, यानी कि एक इशारा करा और जवाब देने के लिए तैयार रहें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना के तीनों अंगों यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना को बेहद शॉर्ट नोटिस पर किसी भी आकस्मिक कार्रवाई के लिए, जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। तो कोई भी आकस्मिक, ऐसी कौन सी बात आ गई, आखिर ऐसा क्या हो गया जिसमें इतना बवाल हो गया। सपन नरूला जी धन्यवाद। तो ये चीज़ बहुत पहले से चल रही थी, कोई नई नहीं है। इस चीज़ को लेकर लगातार चर्चाएं गर्म थी। ये आपको तब भी समझ में आ जाना चाहिए था जब कुछ दिन पहले हमने आपको प्योंगयांग लेक पर जो है सड़क बनती हुई दिखाई थी, सड़क बन गई दिखाई थी। ये आपको तब भी समझ में आ जाना चाहिए था। ये आपको तब भी समझ में आ जाना चाहिए था। तब तमाम सारे बंकर्स, तमाम सारी जो सेना की मूवमेंट है वो जो है बॉर्डर्स की तरफ होती है। कितनी सेना का डिप्लॉयमेंट है हम नहीं बताएंगे, मालूम होने के बावजूद नहीं बताएंगे। काफ़ी समय से हम इस बात को आपको लगातार बोल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कई सारे नंबर्स दिए, हमने उन नंबर्स को पढ़ा और आगे बढ़ गए। हम आज भी आपको सही नंबर्स नहीं बताएंगे, बस इतना बताएंगे बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है। और आपको ये तब भी समझ में आ जाना चाहिए था जब अब कुछ ही दिन पहले, अभी से कुछ ही दिन पहले एक एक्सरसाइज हुई थी, बॉर्डर पर एक्सरसाइज हुई थी। पैरा ट्रूपर्स हवाई जहाज से कूद कर उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया था। तो ये लगातार एक्सरसाइज हो रही है। बॉर्डर पर हैवी डिप्लॉयमेंट है। अब तक का सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है भारत की तरफ से और दूसरों की तरफ से भी, ठीक है। अब तक क्या होता था कि वो डिप्लॉयमेंट करते थे और धीरे से भारत चुपचाप पीछे रह जाता था। उन्होंने डिप्लॉयमेंट किया, चुप रहो, वो कुछ ज़मीन दबा ली, चुप हो गए। अब ऐसा नहीं हो रहा है। उनके डिप्लॉयमेंट से ज़्यादा भारत का डिप्लॉयमेंट है। मैं आपको सिर्फ एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ बताऊंगा, ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट है एज फार एज आर्मी इज़ कंसर्न, एज फार एज एयरफोर्स इज़ कंसर्न। ज़बरदस्त डिप्लॉयमेंट है। और यदि किसी देश ने चूं चपड़ करी, मार्क माय वर्ड्स, यदि किसी देश ने चूं चपड़ करी तो रौंद कर रख दिया जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, सोच भी नहीं पाएगा कि ये क्या हो गया। ये गलत फहमी कोई ना पाले कि ये पहले वाला भारत है जहाँ रसद की सप्लाई नहीं मिल रही, खाने की नहीं मिल रही, या पहनने को जूते नहीं हैं। यहाँ पहनने के लिए एक से एक बुलेट प्रूफ जैकेट हैं, एक से एक सर्दियों के कपड़े हैं, एक से एक बेहतरीन बूट्स हैं, एक से एक बेहतरीन गॉगल्स हैं और एक से एक बेहतरीन हेलमेट्स हैं, और उसके ऊपर एक से एक बेहतरीन हथियार हैं। प्रदीप ठक्कर जी, जय स्वामीनारायण। तो इस चीज़ को, बदले हुए भारत को जितनी जल्दी विश्व समझ लेगा उतना अच्छा होगा। अगर नहीं समझ पाएगा तो जो पड़ोसी देश हैं उनका नुकसान हो जाएगा। फिर कहिएगा मत कि बताया नहीं था। भारत बहुत एग्रेसिव स्थिति में है। जितनी एग्रेसिव स्थिति में है, आप मेरे शब्दों से अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारत कितनी एग्रेसिव स्थिति में होगा। हम ज़्यादा आपके साथ में शेयर तो नहीं कर पाएंगे कि क्या चल रहा है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहेंगे, हम वो भी शेयर नहीं करेंगे जो कई सारे अखबारों ने या कई सारे मीडिया हाउसेज ने छाप दिया, हम उसको भी शेयर नहीं करेंगे। हम सिर्फ उतना ही शेयर करेंगे जितना भारत सरकार बताएगी, वही मानेंगे, उसी को लेकर आगे चलेंगे। यदि भारत सरकार कहेगी हमारा अब तक का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट नहीं, तो हम वो भी मानने को तैयार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है डिप्लॉयमेंट को लेकर। बस इतना कहेंगे डिप्लॉयमेंट अब तक का सबसे हैवी डिप्लॉयमेंट है, अब तक का आर्टिलरी के हिसाब से सबसे हैवी डिप्लॉयमेंट है, अब तक का एयरफोर्स का सबसे हैवी डिप्लॉयमेंट, अब तक का
अगर सैनिकों के हिसाब से देखा जाए वो भी सबसे हैवी डिप्लॉयमेंट अब तक का है। भारत की सेना हर तरफ से लड़ने के लिए तैयार है और यदि युद्ध की स्थिति किसी के साथ भी बनती है, किसी भी देश ने यदि ज़रा सा भी छेड़ दिया तो अभी समझ लीजिए मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल देगा। मैंने पहले भी कहा, फिर से उन्हीं शब्दों को इस्तेमाल कर दूंगा, रौंद कर रख देगी भारत की सेना। इसलिए बहुत बेहतर होगा जो लोग नापाक इरादों के साथ बैठे हुए हैं, जो सोच रहे हैं सर्दी आएंगी तो कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ होगा तो सिर्फ ये होगा कि भारत की सीमाएं बढ़ जाएंगी। ये लिख लीजिएगा आज डायरी में, ठीक है। यही वजह से चीन दलाईलामा वार्तालाप का ड्रामा शुरू किया है, मतलब वामपंथ कतई चिरकुटों का समूह है, तुरंत गीदड़ वाले काम शुरू कर देते। जी पीयूष त्रिपाठी जी, बिल्कुल यही सब, आप एकदम सही जा रहे हैं। छठी मई का आशीर्वाद बना रहे सब लोगों पर। मिश्रा जी शुभकामनाएं आपको भी। ज्योति कश्यप जी कहते हैं नमस्कार नितिन जी, पीओके लेने की तैयारी चल रही है, बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाला है, पीओके हमारा होगा और हम लेकर रहेंगे। चीन की मार्केट छीन ली इंडिया ने। ज्योति कश्यप जी ठीक है। कुणाल जी कहते हैं नमस्ते सर, यूएपीए वाला क्या टॉपिक है सर? कौन सा यूएपीए वाला? मैंने तो आज कोई यूएपीए का टॉपिक नहीं डाला है, फिर भी आएंगे सर, उस पर भी आएंगे, है ना। तो लोग प्रॉब्लम कहाँ है सर कि हमारी सोच उतनी सी है। आज मैं किसी एक दूसरे चैनल पर था, वहाँ पर भी लेकर इस बात को चर्चा चली, तब भी मैंने कहा सोच हमारी जो है ना बड़ी लिमिटेड है, पीओके से आगे नहीं जाती। आज मैं बलूचिस्तान और सिंध की बात कर रहा था, तो मैं डंके की चोट पर कहा था कि सिंध प्रांत जो है वो लिबरेट होगा और होगा, बलूचिस्तान लिबरेट होगा और होगा। इसको आप समझ लीजिए। आप पीओके तक ही अटके हैं, पीओके तक नहीं रुकने वाली हैं सेनाएं। आप गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। वंस आवर आर्मी विल मूव, अगर एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर या उसके आगे हमारे सैनिकों ने कदम रखा तो वो कदम इसलिए नहीं होगा कि पिछली बार की तरह कराची से वापस लौट आए। ये नहीं होने वाला इस बार सीमाएं बहुत ज़्यादा आगे तक जाएंगी और इसके बाद क्या होगा वो आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, ठीक है। और वो जो छोटी आंख वाले हैं, वो जो सोच रहे हैं उन्होंने एक देश पूरा कब्जा लिया और वो आराम से बैठे रहेंगे, तो आपके लिए भी अच्छी खबर नहीं है। अगर आपने तिकड़मबाजी करी तो पूरा तिब्बत लिबरेट होगा। इसको लिख लीजिएगा डायरी में, काम आएगा। फिर मत कहिएगा शाबजी बताया नहीं। भारत पूरे एग्रेसिव मूड में है और जो CDS जो बने, तमाम सारे जो हमने जो और जो चीज़ें करी वो इसीलिए करी क्योंकि हमको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना, और वो परिस्थिति तैयार रहने की आपके सामने है। सारी बॉर्डर पर सड़क बनाना हो, टनल्स बनाना हो, कुछ भी करना हो, सब कुछ हमने तैयार कर लिया। कुछ ऐसा बचा नहीं है ज़्यादा। जब आए थे तो कुछ भी नहीं था, ठेंगा था। 7 साल के अंदर जहाँ तक BRO का सवाल है, कभी सिर्फ खर्चा उठाकर देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। आप ये जो पेट्रोल के लिए रोते रहते हो ना, सिर्फ BRO का खर्चा देख लीजिएगा, पेट्रोल सस्ता लगने लगेगा, खाने का तेल सस्ता लगने लगेगा। ज़रा इसको समझ लीजिएगा। और ये भी साथ ही साथ सिर्फ खर्चा मत देखिएगा, ये भी देखिएगा कितने समय में बना। आपके यहाँ जो पुल बनता ना, जरा सा गुपट्टा सा छोटा सा, अपूर्व जी धन्यवाद, ये इतना सा छोटा सा बनता है जिसको आप फ्लाई ओवर कहते हो, ये एक सड़क से दूसरी सड़क के ऊपर से निकल जाता है। उसे बनने में 2-2, 3-3 साल लगते हैं। यही काम जब BRO ने किया ऐसे दुर्गम जगहों पर जहां देखकर आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, असंभव जगह संभव कर दिखाया, वहां पुल भी बने और वो पुल महज कुछ महीनों में बने हैं, कुछ महीनों में। तो ये BRO ने काम किया, ये मुंह मांगा पैसा ठेकेदारों को दिया गया, ये पैसा बहाया जो गया था पानी की तरह से, उसकी बदौलत आज हम स्थिति में हैं कि हम किसी भी देश को जवाब देने की स्थिति में हैं। टिकटे समानता जी जय श्री राम, ठीक है। तो ये तैयारी चल रही है, सड़कें बन रही है, बॉर्डर पर बन रही है, तमाम सारी जगह बन रही हैं। पर फिर क्या करें। ईशान राठी जी धन्यवाद, भारत माता की जय लिख रहे हैं। ओ हो, हमने कहा सड़कें बन रही हैं, BRO को एक बार उठाकर देख लो, नो रोड ऑन इंडो चाइना बॉर्डर।
आप दुश्मन से तो लड़ लोगे, इस दुश्मन से कैसे लड़ोगे टेढ़े मुंह से जो ये दांत निकाल के खड़ा है? इस दुश्मन से कैसे लड़ोगे जो इधर उधर देख रही है? इससे कैसे लड़ोगे? इन बुढ़ियाओं से कैसे लड़ोगे, सफ़ेद बाल वाली बिखरे बाल वालियों से? इनसे कैसे लड़ोगे? ये वो कम्युनिस्ट हैं, चाइना के एजेंट हैं, ये वो गद्दार हैं, देश के देशद्रोही गद्दार हैं, जो चौड़े में बाकायदा बोर्ड लगाकर बैठे हैं आपकी छाती पर, मूंग दल रहे हैं, कहते हैं नो रोड और इंडो चाइना बॉर्डर। हमने आपको दिखाया था प्योंगयांग पे किस प्रकार से जो है रोड बनी है, तमाम सारी और जगहों पर रोड बनी है। उसे देखकर लगता है ये लोग भी देखते लाइव, इनके प्राण निकल गए इनके। और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की साहब, सुप्रीम कोर्ट में बताइए कि भाई वहां रोड नहीं बननी चाहिए। बोले सेना तो हवाई जहाज से भी जा सकती है। कमाल के लोग हैं। पीओके एक्साइज इन तिब्बत, ताइवान, हांगकांग सब निपटा देंगे। मे बी। सूर्यकांत जी कहते हैं सर, इफ माई कंट्री स्टैंडर्ड एंड आई एम विलिंग टू पे इवन 300 रुपीज़ फॉर पेट्रोल। सूर्यकांत जी बिल्कुल सेम हियर, सबका यही हाल है। तो ये स्थिति है भारत के अंदर कि आप बाहर लड़ने की बात करो, बाहर हमारी सेनाएं तो लड़ लेंगी, हमारे देश के अंदर जो गद्दार बैठे इनका क्या करें? ये लोग वो लोग हैं जिनके साथ आप चाय पीते हो, ये लोग वो लोग हैं जिनके साथ आप आउटिंग पे जाते हो, ये लोग वो लोग हैं जो आपके कलीग हैं, आपके ऑफिस में काम करते हैं, आप इनके मुंह पर थूक भी नहीं पा रहे। ये वो लोग हैं जो आपके पड़ोस में रहते हैं, आप इन्हें भगा भी नहीं पा रहे। आपको सोचना पड़ेगा, आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। सारा काम सेना का नहीं है बॉस, आपकी भी कुछ ड्यूटी, उस ड्यूटी को आपको निभाना होगा। अब ये लगाने वाले लोग हैं कौन, जरा इसको भी देखें। इसमें एक तो गोंजालेस साहब हैं, कोई गोंजालेस, कालिन गोंजालेस वकील साहब हैं, और दूसरे हैं मोहम्मद आफ्ताब। गोंजालेस आफ्ताब नाम ही काफ़ी है। इन्होंने ये एप्लीकेशन लगाई है, इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका लगाई है कि सर रोक दो, रोक दो, रोड मत बनने दो, भारत की सेना के लिए रोड ऐसी ना बन जाए कि भारत जरा। अच्छा मजे की बात, हवाई मार्ग से जा सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे जो है इकोलॉजिकल वो हो जाएगा डिस्टर्बेंस। रोड बनने से इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हमने तो आज तक नहीं सुना भाई। हवाई यात्रा से क्या क्या जाएगा? टैंक चले जाएंगे, कितने चले जाएंगे, कौन कौन से सिस्टम चले जाएंगे? S-400 चला जाएगा, और क्या क्या चला जाएगा। और एक एक करके जब आप टपकाओगे तो बड़ा आसान रहेगा उसको पकड़ना। इनको ये भी एहसास नहीं है कि जब डिप्लॉयमेंट होता है, जब आगे बढ़ती है, जब आपके टैंक्स जब आगे बढ़ते हैं, हमेशा याद रखिएगा जीत टैंक से मानी जाती है। टैंक आज भी बहुत मायने रखता है, आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते। आपके पास कितनी भी एयरफोर्स की ताकत होगी, कोई फ़ायदा नहीं, जब तक आपका टैंक वहाँ खड़ा नहीं होता है तब तक आपका कब्ज़ा नहीं माना जाता है। ये आज भी ऐसा ही होता है, पारंपरिक युद्ध में भी ऐसे ही होता था और आज भी ऐसे ही होता है। आप कितना ऊपर से बमबारी कर लीजिए, आपका टैंक जब तक वहाँ नहीं है, जब तक आपका झंडा अपने ज़मीन पर नहीं गाड़ा है, यानी इन्फेंट्री आज भी बहुत मायने रखती है। और ये जितने हैवी व्हीकल्स हैं इनका डिप्लॉयमेंट बहुत आवश्यक होता है। तो ये एक तरह से भारत के अंदर जो बैठे हुए गद्दार हैं, इनका प्रयास ये है कि जो हैवी व्हीकल्स है, जो हैवी मशीनरी भारत की, उसका डिप्लॉयमेंट या तो ना हो पाए, और हो जाए तो ये वहाँ पर काम नहीं कर पाए। ये इनका पर्पस है। ये भारत के अंदर पल रहे गद्दारों की हिम्मत है। ये हिम्मत इसलिए है क्योंकि आप इनसे कुछ नहीं कहते, ये हिम्मत इसलिए क्योंकि आप ये सोचकर छोड़ देते हो, अरे जाने दो यार, क्यों बोलो, अरे अपना पड़ोसी है। आप ये भूल जाते हो कि आपका पड़ोसी देश का गद्दार है। आप ये भूल जाते हो कि आपके साथ ऑफिस में काम करने वाला कलीग देश का गद्दार है। आप ये भूल जाते हो कि जिसके साथ आप चाय पी रहे हो वो असल में देश का गद्दार है। आपको उनको जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा ठेका सेना ने नहीं लिया है। आपकी भी ड्यूटी है, आपको वो ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी। ज्योति जी कहते हैं इनके लिए हम हैं नितिन जी, अकेले ही खा जाऊंगी, इनका टेंशन ना लो जी। जी ज्योति जी, ना यही उम्मीद है आप लोगों से। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 362 सीट लोकसभा में, 165 सीट राज्यसभा में और 15 स्टेट में बीजेपी की सरकार चाहिए। अब अपने वोट की कीमत समझ लो। आदित्य गौतम जी ने पूरा कैलकुलेशन दे दिया जिनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। 362 सीट चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में चाहिए 165 सीट,
ठीक है, और 15 स्टेट में सरकार चाहिए, ये दे दीजिए। उनका कहना है कि फिर बन जाएगा। तो ये स्थिति है भारत के अंदर की। भारत के अंदर इतने गद्दार हैं कि हमें बाहर लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले अंदर तो लड़ दें। सर, कैन सुप्रीम कोर्ट इन इट्स राइट्स पास एनी डिसीजन इन फेवर ऑफ अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न? परमेश्वर बारवे जी, पहली बात तो ये इनका प्रीव्यू ही नहीं बनता, इनको एप्लीकेशन ही एंटरटेन नहीं करनी चाहिए थी। स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए था सेना जो करेगी वो सही करेगी। और यदि इसके बावजूद कोई डिसीजन नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में सीधी सीधी बात ये आ जाती है, ये बहुत बड़ा एक सीधा सीधा जो है भारत के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो ऐसे में जो भी जज ये करे उसके ऊपर महाभियोग लगाकर 24 घंटे के अंदर उसे न सिर्फ हटा देना चाहिए बस, बल्कि उसे जेल में डाल देना चाहिए। 24 घंटे के अंदर, आई रिपीट, 24 घंटे के अंदर ऐसे जज को न सिर्फ महाभियोग लगाकर हटा देना चाहिए बल्कि उसे जेल में डाल देना चाहिए, ताकि ये सनद रहे और देश में सरकार किसी की भी हो, सेना के काम में कोई दखल नहीं दे सकता। ये बात जुडिशरी को समझनी होगी, ये बात पार्लियामेंट को समझनी होगी, ये बात नेताओं को समझनी होगी, ये बात मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को भी समझनी होगी। आप सेना के काम में दखल नहीं दे सकते, और यदि कोई दखल देने की कोशिश करेगा तो फिर यदि सेना ने दखल दे दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये गलती कोई ना करे, ये गलती कोई ना करे। और यदि कोई भी व्यक्ति इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, यदि कोई भी व्यक्ति इसमें दखल देने की कोशिश करेगा तो हम उसका पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे, हर हाल में विरोध करेंगे। लाइक कर लो भाई, क्या दिक्कत आ रही है लाइक करने में? भूल गए फिर से? सर, आई कट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम ऑल सच बीटर्ड इन फ्रेंड सर्कल, आई कन्फ्रंट देम एंड कंटिन्यू सपोर्टिंग मोदी जी एंड सनातन इन फ्रंट ऑफ देम। विशाल जी, बिल्कुल ये इस लायक हैं ही नहीं कि ये आपके साथ उठें बैठें, ये किसी भी लायक नहीं है। Don't understand if they don't have country where they are gonna do their politics, they should unite for country, else leave country, please for country। बिल्कुल एब्सोल्युटली, जिसको देश से प्यार नहीं वो इस देश को छोड़ सकता है, जाने का खर्चा हम दे देंगे, आप तो अपना बैग पैक कीजिए बस। So many of us has given up on such friends, even family, but we are happy and satisfied। जी लोकमुद्रा शर्मा जी, यहाँ हमारा एक नया, एक अलग परिवार बन गया। तो ये वो लोग हैं वी नीड स्ट्रॉन्ग विल अगेंस्ट सिचुएशंस। बिल्कुल, ये वो देश के गद्दार हैं, इन्हें हम देश का गद्दार बोलते हैं। ये वो मेरे सैनिकों के गद्दार, सैनिकों की जो मौत पर हंसने वाले लोग हैं ना, ये वो गद्दार हैं। ये चाहते हैं हमारे सैनिक मरें, ये चाहते हैं कि पर्यावरण के नाम पर ये हमारे सैनिकों को मरवा दें। इनको जीप में बांधकर बॉर्डर पर खड़ा कर देना चाहिए, बॉर्डर की फेंसिंग से बांधकर खड़ा कर देना चाहिए कि हमें कोई सड़क नहीं बनाएंगे, बशर्ते गोली पहले तुम खाओ अपने सीने पर। गोला जो आ रहा वो तुम खाओ अपने सीने पर। किसी भी प्रकार की इकोलॉजी हो, पेड़ हो, कोई नदी हो, पहाड़ हो, इन सबको भी यदि हटाना पड़े तो हटाएंगे, कोई बकवास नहीं सुनी जाएगी, जो करना पड़ेगा करेंगे। भारत की सेना ये डिसाइड करेगी कि सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए उसे क्या करना है, इसमें कोई दखल नहीं देगा। ये भारत की सेना का प्रीव्यू है, भारत की सेनाओं को ये करना है, चाहे वो जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो। इसमें कोई भी व्यक्ति बीच में अपनी टांग ना अड़ाएगा तो टांग तोड़ दी जाएगी, टांग हटाई नहीं जाएगी, टांग तोड़ के हाथ में दे दी जाएगी। आप जाकर फिर आराम से अपना इलाज कराएं। तो मेहरबानी करके ऐसी ये गलती कोई भी ना करे। तो भारत एक तरफ रक्षा मंत्री हैं, कहते शॉर्ट नोटिस पर तैयार रहें, किसी भी समय इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रहें। यहाँ ये कहते हैं सड़क मत बनाओ। आपको समझ में आ रहा है हम किन लोगों के बीच रह रहे हैं? ये आपका एजुकेशन सिस्टम है जिसने ऐसे गद्दार पैदा किए।